प्यारे विद्यार्थियों, गायत्री स्कूल सांचौर के YouTube की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 का हिंदी विषय का टॉपिक लेकर आए हैं, उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग एवं प्रत्यय हमने पहले 2 वीडियो पढ़े हैं। कल के वीडियो में हमने संस्कृत और हिंदी के उपसर्ग के बारे में अध्ययन किया। संस्कृत और हिंदी के उपसर्गों की जानकारी प्राप्त की। आज हम विदेशी उपसर्ग पढ़ेंगे। हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग हमने पढ़ लिए। जिस किसी ने भी अगले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो गायत्री के चैनल पर जाकर के YouTube चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग के अंदर पहला है अल। अल का अर्थ होता है निश्चित। अल है वो विदेशी उपसर्ग है, उर्दू है। अल का अर्थ होता है निश्चित और अल उपसर्ग से शब्द बनते हैं, जैसे अलविदा। विदा का मतलब विदाई, बिछुड़ना, अलग होना विदा कहलाता है। अलविदा जो निश्चित रूप से बिछुड़ गया है, अलग हो गया है, तो अर्थ क्या निकलता है? निश्चित। अलबेला निश्चित रूप से वो मेल नहीं खा रहा हो, जो चीज विचित्र हो, अनोखी हो, उसे अलबेला कहते हैं। अलमस्त जो निश्चित रूप से अपनी मस्ती में रहे, अलमस्त कहलाता है। फिर देखो आगे, ना उपसर्ग है। ना का अर्थ होता है रहित। ना उपसर्ग से जो शब्द बनेगा उसका अर्थ है वो रहित होगा। जैसे नालायक, कहते हैं कि ये तो नालायक है, लायक नहीं है। तो लायक शब्द है, ये उर्दू शब्द है और इसके आगे ना उपसर्ग जुड़ने से बन जाता है नालायक, अर्थात जो लायक नहीं है, लायक रहित है। नापसंद जो पसंद से रहित है, उसे कहते हैं नापसंद। फिर है नापाक जो पाक से रहित है। कहते हैं कि पाकिस्तानी सैनिकों ने नापाक हरकत की, तो ये ना है, वो क्या है? उपसर्ग है। एन का अर्थ होता है ठीक, निश्चित। जैसे एन वक्त, ठीक समय पर। जो ठीक समय पर कार्य होता है उसके लिए शब्द आता है एन वक्त। वक्त उर्दू शब्द है, वक्त का अर्थ समय होता है और वक्त से पहले एन उपसर्ग जुड़ करके बन गया है एन वक्त। एन मौका, मौका का अर्थ अवसर होता है। एन मौका अर्थात निश्चित अवसर पर, ठीक अवसर पर। तो ये एन मौका और एन वक्त, इसमें दोनों में एन उपसर्ग है और एन का अर्थ होता है ठीक। फिर है ला। ला का अर्थ होता है बिना। ला का अर्थ क्या होता है? बिना। जैसे लाचार, बिना चारे का। लाजवाब जिसके पास कोई जवाब न हो उसको
लापता, जिसका कोई पता न हो, तो अर्थ क्या निकलता है? बिना। बद का अर्थ होता है बुरा। बद का अर्थ क्या होता है? बुरा। बदनाम, जिसका नाम है वो बुरा हो गया हो, उसे कहते हैं बदनाम। बदजात, बुरी जात। बदतमीज, जिसमें कोई तमीज न हो, उसको बदतमीज कहते हैं। तो ये उर्दू शब्द है, बद है, बदजात है और बदनाम है। फिर बात आती है बा। बा का अर्थ होता है साथ में। बा का अर्थ क्या होता है? साथ। बाकायदा, कायदे के साथ। कायदे का अर्थ नियम होता है, नियम के साथ, कायदे के साथ, कायदे के अनुसार, उसे कहते हैं बाकायदा। बाइज्जत, इज्जत के साथ, कहते हैं बाइज्जत, बरी किया गया। ये कोर्ट कचहरी के अंदर उर्दू शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। बाइज्जत, बरी किया गया, तो ये बाइज्जत का अर्थ होता है इज्जत के साथ। इज्जत के साथ उसे कहते हैं बाइज्जत। फिर है गैर। गैर का अर्थ होता है रहित। जैसे गैर सरकारी, जो सरकारी नहीं है उसे गैर सरकारी कहते हैं, तो गैर उपसर्ग है। गैर कानूनी, जो कानून के अनुसार नहीं है। गैर हाजिर, जो हाजिर नहीं है, उपस्थित नहीं है। तो ये शब्द है वो गैर शब्द लग करके जिस शब्द के आगे ये जुड़ेगा उसका अर्थ निकलेगा रहित। खुश, खुश का अर्थ होता है अच्छा। जैसे खुशखबरी, अच्छी खबर हो, वो खुशखबरी कहलाती है। खुशकिस्मत, अच्छी किस्मत वाला होता है, उसे कहते हैं खुशकिस्मत। कि वाह, अरे वाह राहुल, तू तो खुशकिस्मत है कि तू फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। तो खुशकिस्मत का अर्थ होता है अच्छी किस्मत वाला। फिर है नेक। नेक का अर्थ होता है भला। नेक का अर्थ क्या होता है? भला। नेक नियत, जिसकी नियत भली है, उसे कहते हैं नेक नियत। नेक दिल, जिसका दिल भला है, जिसका दिल अच्छा है, उनके लिए आता है कि ये तो नेक दिल इंसान है। जो इंसान भला होता है उसके लिए आता है नेक दिल इंसान। फिर है हेड। ये जो हेड शब्द है ये अंग्रेजी का उपसर्ग है। कौन सा है? अंग्रेजी का। हेड का अर्थ प्रमुख होता है। हेड का अर्थ क्या होता है? प्रमुख। जैसे हेड मास्टर, हेड बॉय। जिन लड़कों में एक लड़का प्रमुख होता है उसे कहते हैं हेड बॉय। इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। इनके अलावा भी है सब, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन, ऐसे शब्द बनते हैं। तो वो अंग्रेजी के ये उपसर्ग है। अब विद्यार्थियों, उपसर्ग की बात हो गई पूरी। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में कि भाई प्रत्यय किसे कहते हैं। तो वे शब्दांश, शब्दांश का अर्थ है शब्द का अंश, शब्द पूरा नहीं, शब्द का अंश। जैसे उप, कु, सु, प्रति, ये शब्द के अंश हैं। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़ता है। अब बात आती है पीछे, क्योंकि ये प और यहां पर भी ये प से प जोड़ना है, प्रत्यय पीछे। इस प्रकार से याद रखने का तरीका है। दूसरा तरीका है प्रत्यय पूंछ। ये दो तरीके हैं कि भाई प्रत्यय शब्द है, वो प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे जुड़ते हैं या आगे जुड़ते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प को प से जोड़ना है, अर्थात प्रत्यय पीछे, प्रत्यय पूंछ। आप किसी भी तरीके से वो इसको
याद कर सकते हैं। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग की तरह प्रत्यय भी 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला है संस्कृत के प्रत्यय, फिर है दूसरा हिंदी के प्रत्यय, और तीसरा है विदेशी प्रत्यय। ये कितने प्रकार के प्रत्यय हुए? 3 प्रकार के। अब देखिए हिंदी के जो प्रत्यय हैं, हिंदी के प्रत्यय भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्रिया शब्दों के पीछे जो प्रत्यय जुड़ते हैं उसे क्रिया कृत प्रत्यय कहते हैं, और तद्धित प्रत्यय है ये संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के पीछे जुड़ते हैं। क्रिया को छोड़ करके संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के पीछे जुड़ते हैं, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो ये कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय की बात हो गई। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? संस्कृत के प्रत्यय। संस्कृत के प्रत्यय को पहले पढ़ेंगे। अब संस्कृत के जो प्रत्यय हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है इत प्रत्यय। इत प्रत्यय से बनता है हर्षित, हर्ष धन इत। ये हर्ष क्या है? हर्ष मूल शब्द है, और इत प्रत्यय लगने से क्या बन जाता है? हर्षित बन जाता है। क्या बन जाता है? हर्षित। गर्वित, गर्व धन इत, गर्व धन इत से क्या बन जाता है? गर्वित। मूल शब्द क्या है इसमें? मूल शब्द गर्व है, और इत क्या है? प्रत्यय है। लज्जित, मूल शब्द क्या है? लज्जा। धन इत क्या बन जाएगा? लज्जित बन जाता है। तो लज्जा मूल शब्द है। इस प्रकार से ये हर्षित, गर्वित, लज्जित ये संस्कृत के शब्द हैं। उसी प्रकार से इक प्रत्यय जुड़ करके मानसिक क्या बन गया? मानसिक। मनस धन इक से मानसिक बनता है। इसमें ऐसा होता है कि एक प्रत्यय जब किसी शब्द के पीछे जुड़ता है तो अ होता है उसका आ बन जाता है। क्या बन जाता है? आ। और ई होता है उसका बन जाता है ए। जैसे समाज धन एक। अब पहला जो अक्षर है वो क्या है? अ। तो एक प्रत्यय जुड़ते ही अ का क्या होगा? आ होगा। एक प्रमोशन हो जाता है, एक मात्रा बढ़ जाती है। एक प्रत्यय लगते ही पहले वाले जो वर्ण होता है उसका क्या हो जाता है? प्रमोशन हो जाता है, एक मात्रा उसकी बढ़ जाती है। अ होगा तो आ हो जाएगा। समाज धन एक प्रत्यय समाज के आगे जुड़ा है तो इस अ का क्या होगा? आ। समाज धन का क्या बन जाएगा? सामाजिक। क्या बन जाएगा? सामाजिक बन। इसी प्रकार से राजनीति, राजनीति। अब यहां पर ये ई है तो यहां पर ये ई है। इस ई का क्या बनेगा? ए बनेगा।
और क्या बन जाएगा? राजनीतिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राजनीतिक। इस प्रकार से ई का ए या ई और अ का आ होता है, ये एक प्रत्यय जोड़ने पर होता है। धार्मिक में क्या है? धर्म धनिक। धर्म धनिक से धार्मिक बना, अ का आ हो गया। परिश्रम धनिक, तो अ का इस पर का क्या बन गया? वाह। परिश्रम धनिक पारिश्रमिक, क्या बन जाता है? पारिश्रमिक। परिश्रम के अनुसार जिनको जो वेतन मिलता है उसको कहते हैं पारिश्रमिक वेतन या पारिश्रमिक। फिर है ईय, जैसे भारतीय, मानवीय और राष्ट्रीय। भारत धन ईय से क्या बना? भारतीय। मानव धन ईय से क्या बना? मानवीय। और राष्ट्र धन ईय से क्या बन गया? राष्ट्रीय। उसी प्रकार से आगे देखिए 4 नंबर पर तम प्रत्यय। क्या है? तम प्रत्यय। जैसे यहां आया है अधिकतम, अधिकतम, तो अधिक मूल शब्द है और तम क्या है? प्रत्यय। महान मूल शब्द है और तम क्या है? प्रत्यय। श्रेष्ठ मूल शब्द है और तम क्या है? प्रत्यय। हिंदी में तरप और तमक प्रत्यय होता है, संस्कृत में तरप और तमक होता है, वो ही हिंदी में तर और तम होता है। तर और तम। फिर है वान प्रत्यय। वान प्रत्यय में देखो धनवान, धन मूल शब्द है और वान प्रत्यय है। बलवान, बल मूल शब्द है और वान प्रत्यय है। गुणवान, गुण मूल शब्द है, वान प्रत्यय है। दयावान, दया मूल शब्द है और वान प्रत्यय है। इसी प्रकार से वान प्रत्यय या ये इन प्रत्यय के लगा, इन प्रत्ययों को लगा करके आप भी है वो नए शब्द बना सकते हैं कि भाई वान प्रत्यय लग करके और कौन कौन से शब्द बनते हैं, तो आप है वो ऐसे शब्द बना करके और प्रैक्टिस कीजिए। अब हम है वो इससे आगे पढ़ते हैं। अब हम कृत प्रत्यय पढ़ते हैं। ये हिंदी के उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो कृत प्रत्यय के बारे में मैंने पहले आपको बताया कि वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। किसके पीछे जुड़ते हैं? धातु अथवा क्रिया के पीछे। नाम है कृत अथवा क्रिया के पीछे। क्रिया के पीछे क्रिया शब्द है, उसके पीछे जो प्रत्यय जुड़ते हैं तो वो कृत प्रत्यय कहलाते। जैसे बेल, तो बेलन, बंद, बंधन, नंद, नंदन, ये धातु या क्रिया शब्द है। बेल, बंद, नंद, और इनके आगे नया लगने से बेल का बेलन, बंद का बंधन और नंद का नंदन हो जाता है। जैसे यहाँ धूल और आ प्रत्यय लगने से धूला बन गया, धूल। ये झूलना, झूलना, मिलना, ये सब क्या है? क्रिया है। और इनके आगे आ लगा है, झूल से झूला, भूल से भूला, मेल से मेला। ऐसे ही आहट प्रत्यय, जैसे बड़बड़ा, बड़बड़ाहट, बड़बड़, ये बड़बड़ क्रिया शब्द है। बड़बड़ से क्या बन गया? बड़बड़ाहट। घबरा से घबराहट, चिल्ला से चिल्लाहट, चिल्लाना।
चिल्लाहट, आहट प्रत्यय से चिल्लाहट। लू से लुटेरा, बस से बसेरा, सांप से सपेरा, ये एरा प्रत्यय से बनता है। हार, राखन धनहार, पालन धनहार, चाखन धनहार, ये हार प्रत्यय है इसमें, यहाँ पर हार प्रत्यय है। फिर रख प्रत्यय, ले धनक, लेखक, गाय धनक, गायक, नाय धनक, नायक। तो ये रख प्रत्यय हो गया, लेखक, गायक, नायक, इसमें अट प्रत्यय है। तो ये तो हो गए कृत प्रत्यय। अब है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय होते हैं वो क्रिया को छोड़ करके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के पीछे जुड़ करके नए शब्द बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। किसके पीछे जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे जुड़ करके और नए शब्दों की रचना करते हैं। जैसे सोना है वो संज्ञा शब्द है, लोहा क्या है? संज्ञा शब्द है, और कुमार क्या है? संज्ञा शब्द है। कुंभ क्या है? संज्ञा शब्द है, कुंभ घड़े को कहते हैं। तो इनके पीछे जुड़ने से सोना के पीछे आर जुड़ने से बन गया सुनार, लोहा के पीछे आर जुड़ने से बन गया लोहार, और कुंभ के पीछे आर जुड़ने से बन गया कुम्हार। तो ये संज्ञा शब्द है। गाड़ी संज्ञा है, मिठाई संज्ञा है, टोपी संज्ञा है, और पीछे वाला जुड़ने से गाड़ी वाला, जो गाड़ी चलाता है वो गाड़ी वाला कहलाता है, जो मिठाई बनाता है बेचता है वो मिठाई वाला कहलाता है, और जो टोपी बेचता है वो टोपी वाला कहलाता है। ऐसे ही दूध वाला, जो दूध बेचता है वो दूध वाला कहलाता है, चाय बेचता है वो चाय वाला कहलाता है। ये वाला शब्द जुड़ता है। वाला क्या है? तद्धित प्रत्यय है। फिर है ता, सुंदर। सुंदर विशेषण है। क्या है? विशेषण। और ता प्रत्यय लगते ही क्या बन गया? सुंदरता, मानवता, दुर्बलता। तो ये ता प्रत्यय लगने से। फिर है आइन, पंडित संज्ञा शब्द है, ठाकुर संज्ञा शब्द है, और पंडित के पीछे आइन लगने से पंडिताइन, और ठाकुर के पीछे आइन लगने से ठकुराइन। ऐसे ही चौधरी के पीछे आइन प्रत्यय लगने से चौधराइन बन जाता है। फिर है गी प्रत्यय, ताजा, और गी प्रत्यय लगने से बन गया ताजगी, बागी और सादगी। ये गी प्रत्यय। ये जो है ये ताजगी, बागी, सादगी, ये उर्दू प्रत्यय है। ये तद्धित प्रत्यय यहाँ तक है, और यहाँ से ये शुरू हो गए हैं उर्दू प्रत्यय। विदेशी प्रत्यय होते हैं वो है उर्दू प्रत्यय। ये क्या है? उर्दू प्रत्यय है। जैसे गर, बाजीगर, सौदागर, ये गर प्रत्यय है। बाजी के आगे गर प्रत्यय लगने से बन गया बाजीगर, सौदा के आगे गर प्रत्यय लगने से बन गया सौदागर। फिर है दार, जैसे हवलदार, जमींदार, किराएदार। तो ये दार है वो, ये सारे उर्दू शब्द हैं। हवलदार है, जमींदार है, किराएदार है, ये उर्दू शब्द हैं, ये उर्दू के हैं। और दार प्रत्यय है, हवल के आगे दार प्रत्यय लगने से हवलदार, जमी के आगे दार प्रत्यय लगने से जमींदार, किराए के आगे दार प्रत्यय लगने से किराएदार बन गया।
ऐसे ही दान प्रत्यय जैसे खानदान, पीकदान, कूड़ेदान, ये क्या है? दान प्रत्यय। बाज जैसे धोखेबाज, नशेबाज, जो धोखा देने वाला है वो धोखेबाज, नशा करने वाला नशेबाज। तो ये क्या है? बाज प्रत्यय। इस प्रकार से हमने आज उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो ये आपका टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय पूरे हो गए। जिसने भी पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो पीछे वाले वीडियो को देख लें, क्योंकि मैंने 3 वीडियो में उपसर्ग और प्रत्यय को पूरा टॉपिक है वो क्लियर कराया आपको, इसलिए आप उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।